बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने छोटे छोटे कुछ डिफाइंस वगैरह टॉपिक्स वगैरह इस वीडियो में पढ़ने हैं। वो है उनमें से एक है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या होती है। रिजिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल बॉडी होती है। अगर उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान फासला तब्दील नहीं होता। डिस्टेंस जो है इनके दरमियान वो चेंज नहीं होता, यानी कि जितना डिस्टेंस इनके दरमियान अभी है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के दरमियान वो उतने का उतना ही रहे, डिस्टेंस जो है वो तब्दील ना हो। तो ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। उसकी एग्जांपल ये जो हार्ड बोर्ड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये इसकी एग्जांपल है। दीवार इसकी एग्जांपल है। यानी कि इस तरह की जो बॉडीज हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो अपने आप अपनी शेप उनकी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि वो शेपलेस ना हो जाए, उनकी शेप बरकरार रहे, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें। यानी कि बोर्ड के ऊपर मैं जितनी मर्जी फोर्स लगा दूँ, जितनी मर्जी फोर्स लगाता रहूँ, इसकी शेप वही की वही है। तो ये रिजिड बॉडी की पहचान होती है, रिजिड बॉडी का कमाल होता है ये। अगर इसके डिफाइन की तरफ चलें तो if the distance of all pairs of particle of the body do not change by applying force then it is called rigid body। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाने से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फासला तब्दील ना हो, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। अगर हम इससे आगे चलें तो आगे है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो पॉइंट है जिसके गिर्द किसी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, घूमते हैं। हम उसकी एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक नट है जिसको मैंने खोलना है। उसके लिए मैं स्पैनर का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह का रेंच कह लो, स्पैनर कह लो, जो आपका दिल करे इसको समझ लो। इसको मैंने क्या करना है जी, इसके ऊपर इसको खोलने के लिए क्या किया जाएगा? खोलने के लिए किया ये जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी F। इस फोर्स के असर से ये क्या होगा, ये घूम जाएगा। यानी कि इसको हम फोर्स लगाएंगे, ये घूमना शुरू कर देगा। अब ये वाला जो स्पैनर है ये किसी पॉइंट के गिर्द तो घूमेगा। वो वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। वो पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, जिसके गिर्द ये सारे का सारा स्पैनर घूमता रहेगा। ये जो यानी कि ये जो नट है ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अगर इसकी डिफाइन देखी जाए तो द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर आर लाइंग ऑन देयर ऑन दिस लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मिसाल के तौर पर ये अगर कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, अब ये हर एक पार्टिकल जो है वो बना हुआ है। रिजिड बॉडी, हर एक बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल घूमेगा इसका सेंटर भी यही होगा। ये पार्टिकल घूमेगा, इसका सेंटर, यानी कि जितने पार्टिकल्स घूमेंगे उनका सेंटर एक ही होगा। एक लाइन होगी जिसके ऊपर ये पार्टिकल जो हैं इनका सेंटर मौजूद होगा। तो वो वाली जो लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। वो वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक आपका डोर है, डोर। तो अगर आप डोर को खोलते हो या बंद करते हो तो एक लाइन है जिसके गिर्द इसके सारे पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है? फिर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
अगर आप एक साइकिल लेते हो, साइकिल का जो टायर होता है, टायर का एक्सल होता है, वो जो टायर है वो एक एक्सल के गिर्द घूमता है, वो एक्सल इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। इसी तरह मोटरसाइकिल, इसी तरह आप गाड़ी है, गाड़ी का जो हब होता है या वो जो कील होता है जिसके ऊपर टायर चढ़ाया जाता है, जिसके गिर्द वो घूमता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो इस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं। और इसके बाद टॉर्क है। टॉर्क क्या चीज़ है? अब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगी, या इस नट के ऊपर हमने स्पैनर के साथ फोर्स लगाए। जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो उस फोर्स का असर क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, ये देखना है। फोर्स लगने से इफेक्ट ये हुआ कि ये बॉडी घूम गई, ये बॉडी जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दिया इसने। तो मतलब उस इफेक्ट को, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इसको टॉर्क कहते हैं। किसी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, घूमने के असर को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यानी कि टॉर्क की फिर डिफाइन होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट किसी भी बॉडी का जो है वो टॉर्क कहलाता है, फोर्स का। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि किसी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट, ये फोर्स है इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हुई, इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये बॉडी, ये स्पैनर जो है ये घूमना शुरू हो गया। इसका घूमना क्या है, इफेक्ट क्या है इसका? वो टॉर्क कहलाएगा, यानी कि ये घूम जो रहा है। अब इसी तरह बाकी भी बॉडीज हैं। अब टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा कब होगा, टॉर्क ज़्यादा कब होगा, टॉर्क कम कब होगा? टॉर्क का इन्हिसार किन चीज़ों पर है? एक चीज़ तो हमने देख ली, अगर फोर्स होगी तो ये घूमेगा, वरना ये नहीं घूमेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस नट को हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं खुलता, लेकिन अगर हम इस रेंच के साथ या इस स्पैनर के साथ इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो इसको हम मुश्किल से खोल लेते हैं। लेकिन अगर हम एक और बड़ा स्पैनर लेते हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा है, उसके साथ खोलने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी के साथ खुल जाता है। यानी कि बड़े स्पैनर से आसानी के साथ खुल जाता है, फोर्स हमारी वही है। और छोटे स्पैनर से इतना आसानी के साथ नहीं खुलता, मुश्किल है। और हम हाथ से अगर खोलने की कोशिश करते हैं, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, हमसे वो नहीं खुलता। तो इसका मतलब कि इस स्पैनर की लंबाई के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। ये वाली जो लंबाई है इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है टॉर्क। तो इस लंबाई को क्या कहते हैं? ये जो इस पॉइंट सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को जिसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है, ये वाला अगर आपका है नट है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है वो वाला पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अगर करेंगे, यहाँ पे फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये वाला लाइन ऑफ एक्शन होगा। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये वाला, यानी कि जिस जगह पे फोर्स अप्लाई होगी वही उसका लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन की ये क्लियर हो गया आपको। अब लाइन ऑफ एक्शन से लेके, यानी कि इस पॉइंट से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी आपको पता है, लाइन ऑफ एक्शन का भी पता है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म कहते हैं। इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है टॉर्क, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और मूवमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अब फोर्स के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। लेकिन अगर आपके पास फोर्स थोड़ी है तो आप मूवमेंट आर्म को बढ़ा लो, लंबा कर लो, इसको बढ़ा लोगे, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वही फोर्स ज़्यादा टॉर्क पैदा करेगी, मूवमेंट आर्म बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो रिलेशन मूवमेंट आर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एल के साथ करते हैं और फोर्स को एफ के साथ। जबकि जो टॉर्क होता है
वो बराबर हो जाता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट आर। यानी कि टार्क को जो हम शो करेंगे वो इस टा से शो करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, टा। और इसको फोर्स को एफ क्रॉस एल, तो इसको टा बोलते हैं। ये वाला जो वर्ड है इसको क्या बोलना है, टा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल। तो ये हमारे पास हो गया जी इसका रिलेशन फार्मूला हो गया। यूनिट इसका क्या बनेगा, यूनिट होगा इसका, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर हो गया। इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। और ये एक आपका आज का काम है। आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड आपने किया होगा। अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बात को शेयर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में आपने बताना है कि और वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना है। ये आपकी समझो जिम्मेदारी है।